नमस्ते। आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सत्यप्रकाश जी की कहानी दलित ब्राह्मण पर। सत्यप्रकाश जी की ये जो कहानी है दलित ब्राह्मण, समाज का एक तीखा सत्य उजागर करता हुआ हमें सोचने के लिए प्रेरित करता है। भारत में व्याप्त जाति व्यवस्था के बारे में, उस घिनौने सत्य के बारे में जिसे 21वीं सदी में भी हमारा समाज ढोए हुए है। ये कहानी 1960 में प्रकाशित कई दलित विमर्श से जुड़े कथा साहित्य से एकदम अलग ठहरती है। आप सबको पता ही है 1960 से शुरू होकर साहित्य में दलित लिटरेचर काफ़ी प्रमुख रूप से उभर कर सामने आने लगा और उस साहित्य के द्वारा हमने हमारे समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था के कई घिनौने रूप हमने देखे, जिसके बारे में कल्पना करना भी मुश्किल है। एक और जहाँ सवर्णों द्वारा जाति के नाम पर दलितों को शोषण सहना पड़ा, वहीं यहाँ पढ़े लिखे नौकरी में लगे मिडिल क्लास दलित खुद ब्राह्मणों सा व्यवहार करते नजर आते हैं। जो दलित हैं और ब्राह्मणों जैसा व्यवहार करें, उन्हें दलित ब्राह्मण ब्रांड दिया जाता है। यहाँ भी ऐसा ही एक व्यक्ति है जो दलित समाज से है, पढ़ लिख कर अधिकारी तो बन गया, पर इतना आत्मकेंद्रित एवं स्वार्थी है कि जिस समाज से वह आया है उस समाज के अन्य पिछड़े लोगों को आगे आने की मदद करना तो दूर, उनसे कोई नाता ही न रखना चाहता। ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी है दलित ब्राह्मण। उसे उसके मित्र दलित ब्राह्मण एक ब्रांड नाम देते हैं। कहानी काफ़ी दिलचस्प है। जाते हैं सीधे कहानी की ओर। तो कहानी 3 मित्रों की है, विजय रंजन कुरील, शिवदत्त और गौरी शंकर माहेश्वरी। कहानी का परिवेश कानपुर शहर है। ये तीनों मित्र भारत सरकार में उच्च अधिकारी हैं, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, काफ़ी ऊंचे पद पर हैं, ऑफिसर्स हैं। और हर शाम को नियमित रूप से ये तीनों केंद्राचल के पार्क में मिलते थे, गपशप करते थे। और इनमें गौरी शंकर माहेश्वरी हिंदू थे, उच्च जाति के थे, जबकि शिवदत्त बौद्ध थे और विजय रंजन कुरील दलित। हालांकि विजय रंजन का धर्म उन्हें स्वयं न मालूम था और उसे धर्म के नाम से ही चिढ़ थी। इन तीनों की मित्रता में जाति या धर्म कभी आड़े नहीं आई। तीनों घने मित्र थे। आदत के मुताबिक एक शाम तीनों केंद्राचल पार्क में मिले और उस वक्त यूं हुआ कि विजय रंजन कुरील ने आने में देरी की और इसी बात पर बातें होने लगी कि विजय रंजन कुरील लेट होकर क्यों आया। विजय रंजन अपने देरी से आने की सफाई देने से पहले समाज को कोसता है। वो कहता है, क्यों, सारा दायित्व तो मेरा ही है क्या? समाज को मेरी चिंता क्यों नहीं होनी चाहिए? अब देखो, समाज को मेरी चिंता होनी चाहिए, क्या मेरा दायित्व है कि मैं समाज के बारे में सोचूं? ऐसा विजय रंजन कुरील कहने लगता है। देखिए बंधु, आज मैं या आप जिस पद पर हैं, हमें वहाँ पहुँचाने में समाज ने भी त्याग किया, उसका भी योगदान है। इसमें अहम भूमिका निभाई है समाज ने। हमें अपने सामाजिक दायित्वों को कदापि न भूलना चाहिए, उसके हितों की रक्षा के प्रति कटिबद्ध होना चाहिए। ये बातें शिवदत्त ने कही। अब शिवदत्त क्या कहते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे, हम पढ़ लिख कर अगर कुछ बन पाए तो इसमें हमारे समाज का भी योगदान है, हमारे समाज ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई है। इसलिए हमें अपने सामाजिक दायित्वों को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये शिवदत्त की राय है कि जिस समाज ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, जब हम कुछ ऊंचे पद पर पहुँच गए तो हमारा दायित्व रहता है कि हमारे समाज के दूसरे लोगों के बारे में भी हम चिंता करें। लेकिन विजय रंजन कुरील को ये बिल्कुल पसंद नहीं। वो कहता है, चलिए मान लिया, लेकिन
एक बात बताऊं आपको, मैंने अपने कार्यालय में ऐसा माहौल बना दिया है कि क्या मजाल है कि मेरे सामने कोई जात पात की बात भी कर जाए। वैसे भी जात पात रह ही कहाँ गया है समाज में। अब देखो, मैंने हमारे दफ्तर में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है कि किसी की क्या मजाल कि वो मेरे सामने जात पात की बात करे। मतलब मैंने ऐसे उसे उन्हें मैंने एक ऐसा माहौल बना रखा है कि कोई मेरे सामने जात पात की बात करे ही ना। और विजय रंजन कुरील क्या सोचने लगता है कि उसके दफ्तर में कोई उसके सामने उसके जात के बारे में बात नहीं कर रहा, तो उसे लगने लगा कि पूरे समाज में जो जातिगत भेदभाव रहा था वो अब बिल्कुल है ही नहीं। और इसी बात पर तीनों मित्रों में बहस छिड़ जाती है। अब जब गौरी शंकर माहेश्वरी से उनकी राय पूछी जाती है इस विषय पर कि समाज में आज भी क्या जातिगत भेदभाव है, तो माहेश्वरी जी उत्तर देते हैं, वे खुद ऊंचे जाति के हैं। वे उत्तर देते हैं, व्यक्तिगत रूप में तो मैंने अपने परिवार में यह भावना कभी नहीं देखी। मेरे पिताजी ने तो इसके खिलाफ आंदोलन भी चलाया था। लेकिन जहाँ तक ओवरऑल की बात है तो आज ये चीज़ें और बढ़ रही हैं। जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय के नाम पर वैमनस्य बढ़ रहा है। फर्क इतना है कि जातीय घृणा लोगों में पहले बाहर थी, अब अंदर है। खाली छुआछूत खत्म होने का मतलब ये थोड़े ही है कि जात पात या जातीय घृणा खत्म हो गई। गौरीशंकर माहेश्वरी ने अपनी राय यूं व्यक्त की। गौरीशंकर माहेश्वरी स्वयं ऊंची जाति के होते हुए भी काफ़ी विशाल एवं खुले मानसिकता वाले थे। और उनकी क्या राय थी कि ये जो जातिगत भेदभाव है धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, ये आज और बढ़ रहा है। फ़र्क इतना है कि पहले जातीय घृणा लोग बाहर दिखाते थे, मतलब छुआछूत था, अनटचेबिलिटी थी। लेकिन अभी क्या है, अंदर ही अंदर ये जो घृणा है वो पनप रही है और दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब देखिए, एक तरफ विजय रंजन कुरील कहता है कि उसके ऑफिस में, उसके दफ्तर में कोई उसके सामने जात पात की बात करने की ज़रूरत ही नहीं करता और उसे लगता है कि पूरे समाज से जाति व्यवस्था की ये जो भेदभाव है वो हट गया है। लेकिन गौरीशंकर माहेश्वरी कहते हैं कि हटा नहीं है, अभी बस दिख नहीं रहा है। लोगों के अंदर में ये भावना अब भी, या फिर कहें उससे ज़्यादा प्रबल रूप से अब भी मौजूद है। और इस विषय को लेकर इनमें बहस होती है। एक तरफ विजय रंजन कुरील कहते हैं कि समाज में आजकल ये जातिगत भेदभाव नहीं है, तो गौरीशंकर माहेश्वरी समझाते हैं कि कुरील साहब, समाज और दुनिया कार्यालय और कानपुर के बाहर भी है। गांवों का हाल जाकर देखिए। समाज का दायरा बहुत बड़ा है। गांवों का हाल जाकर देखिए, कानपुर से बाहर निकल कर देखिए, या फिर कानपुर ही क्या, केंद्राचल से बाहर निकल कर देखिए। और गौरीशंकर माहेश्वर जी एक और बात कहते हैं कि दफ्तर में आप जिस स्तर पर हैं, कोई क्या बिगाड़ लेगा आपका जाति के नाम पर, उल्टे आफत आ जाएगी। अब आप ही ईमानदारी से एक बात बताओ, आज भी जब हम इस स्तर पर और इस विषय में चर्चा कर रहे हैं तो समस्या कहीं ना कहीं है ना यार। अब देखिए, माहेश्वरी कहते हैं कि देखो विजय रंजन, तुम्हारे दफ्तर में कोई तुम्हारे सामने जात पात की बात नहीं उठाता। क्यों नहीं उठाता? क्योंकि तुम एक बहुत बड़े पद पर हो, एक ऑफिसर हो। अब देखिए, ऐसे भी है कि जाति के नाम लेकर अगर कुछ बात छिड़ गई तो उनके ऊपर आपत्ति आ सकती है। मतलब उनके नौकरी पर भी, उनकी नौकरी जाने की भी व्यवस्था है। जाति के नाम पर अगर हम किसी का अपमान करते हैं दफ्तरों में, तो इसलिए दफ्तर में तुम्हारे सामने शायद जाति की बातचीत ना होती हो। लेकिन सच तो यह है कि कानपुर के बाहर गांवों में, या फिर कानपुर ही नहीं, केंद्राचल के बाहर अगर ध्यान से देखें तो ये जो जातिगत भेदभाव है अभी भी कायम है।
अब इस बात को लेकर इनमें बहस होती है और फिर पूछते हैं वो विजय रंजन से कि तुमने आने में देरी क्यों की। तो यहाँ जो ये जो मित्र हैं उनमें विजय रंजन कुरील जो एक बड़ा अफसर बन गया है और अपने अपने समाज के जिस पिछड़े समाज से वो आया है उसके बारे में बिल्कुल परवाह नहीं करता। वहीं दूसरी ओर शिवदत्त जो है इसके ठीक विपरीत है। वो अपने सामाजिक दायित्वों के बारे में खूब चिंतित थे और यह मानते थे कि जिस पद पर वे पहुँचे हैं उस पद तक पहुँचने में उनके समाज की त्याग भावना निहित है, उसका भी योगदान है। तभी वो यूँ कहते हैं कि देखिए बंधु, आज मैं या आप जिस पद पर हैं हमें वहाँ पहुँचाने में समाज ने भी त्याग किया, उसका भी योगदान है। इसमें अहम भूमिका निभाई है समाज ने। हमें अपने सामाजिक दायित्वों को कदापि न भूलना चाहिए, उसके हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों में जाति व्यवस्था को लेकर बातें चलती हैं। इसी बीच शिवदत्त और माहेश्वरी पूछते हैं विजय रंजन से कि तुमने आने में देरी क्यों की, क्योंकि उस शाम विजय रंजन थोड़ी देर से आया। अब वो कहने लगे अब छोड़ो भी यार, अच्छा ये बताओ आज देर कैसे हो गई, दफ्तर में ही लटक गए थे या घरवाली से झगड़ा कर बैठे। अब देखो ये पूछते हैं तुमने आने में देरी क्यों की। अब जाति की बात छोड़ो, अब ये तीनों मित्र जाति व्यवस्था के बारे में बात करते करते उस टॉपिक को छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि चलो छोड़ो उस बात को, छोड़ो ये बताओ आज देर कैसे हो गई, दफ्तर में ही लटक गए थे या घरवाली से झगड़ा कर बैठे। क्योंकि आज विजय रंजन कुरील ने यहाँ पहुँचने में थोड़ी देरी की। तो दूसरे दोनों मित्र पूछते हैं भाई तुमने देरी क्यों की, क्या हो गया। और तब विजय रंजन कुरील को बताना पड़ा कि उसके घर में एक मिस्टर अग्रवाल आए थे। अब जात पात की बातें छोड़कर सभी पूछने लगते हैं कि अग्रवाल क्यों आया था। ये अग्रवाल जो है प्रशासनिक अधिकारी है एक दफ्तर में, एक अलग दफ्तर में, और वो विजय रंजन कुरील के घर आया हुआ था किसी काम से। और इसी कारण विजय रंजन कुरील के पार्क के आने में उस शाम देरी हो गई थी। तो अब बात अग्रवाल के आने पर टिक गई। मित्रों द्वारा निरंतर पूछे जाने पर विजय रंजन कुरील ने अग्रवाल साहब के उसके घर आने का कारण बताया। बात यह थी कि अग्रवाल के यहाँ डीपीसी थी, क्लर्क ग्रेड के लिए। डीपीसी क्या होता है? डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी होता है। हर एक डिपार्टमेंट में जो ऑफिस होते हैं ना, दफ्तर, उसमें जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन होता है, तो नौकरी लगने के बाद फिर प्रमोशन मिलती है। तो उसके लिए क्या होता है, एक प्रमोशन कमिटी होता है, उसमें तय करते हैं कि किस किस को प्रमोशन मिलना है। और वो था अग्रवाल के दफ्तर में। और डीपीसी में एससी एसटी के मेंबर्स को शामिल किया जाता है ताकि वो देखें परखें कि इंटरव्यू में या प्रमोशन में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। जो सहूलियत मिलनी चाहिए पिछड़े जाति के कर्मचारियों को वो मिल भी रही है या नहीं, ये देखने के लिए डिपार्टमेंटल जो प्रमोशन कमिटी है उसमें एससी एसटी के एक मेंबर का होना ज़रूरी है। तो इसके लिए आए थे अग्रवाल साहब विजय रंजन कुरील के घर, क्योंकि विजय रंजन कुरील एक एससी एसटी ऑफिसर था और उसकी मदद चाहिए थी अग्रवाल को। तो उसी के बारे में विजय रंजन बताता है, डीपीसी में एससी एसटी का एक सदस्य होना ज़रूरी है ना। बहुत से कार्यालयों की तरह अग्रवाल के यहाँ भी हमारा कोई अधिकारी नहीं है, इसलिए कई दफ्तर वाले मुझे बुलाते हैं। आप भी तो कई दफ्तरों में जाते हो यार। अग्रवाल बेचारा प्रशासनिक अधिकारी है, जब भी फंसता है बच्चा मुझे ही याद करता है। अब देखो कई कार्यालयों में एससी एसटी मेंबर्स हैं ही नहीं, अब अग्रवाल के दफ्तर में भी नहीं है, और वहाँ डीपीसी चलाना है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, उसमें रूल के मुताबिक एससी एसटी मेंबर का होना ज़रूरी है। तो अपने दफ्तर में एससी ऑफिसर नहीं है, इसलिए अग्रवाल कहाँ आ जाता है, विजय रंजन कुरील के दफ्तर में उसे बुलाने के लिए। तब शिवदत्त बोल उठता है, अरे ये तो मैं भी जानता हूँ, आप नई बात क्या बता रहे हैं,
मैंने पूछा था अग्रवाल किस लिए आया था। अब शिवदत्त कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, डीपीसी में हम भी जाते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि अग्रवाल तुम्हारे घर क्यों आया था, क्योंकि डीपीसी घर में तो होती नहीं, डीपीसी दफ्तर में होती है। और डीपीसी में जाने के लिए विजय रंजन कुरील को जाना पड़ता है उस दफ्तर में। यहाँ तो ठीक उल्टा हो रहा है, अग्रवाल इनके घर आया तो वो किस लिए आया। विजय रंजन उत्तर देता है, अरे यार, खास तौर से आप सुनो शिवदत्त जी, फिर तुम्हें बुरी लग जाएगी। मैं आपकी तरह दब्बू अधिकारी नहीं हूँ। मैं आज तक एक भी डीपीसी की बैठक में नहीं गया। मैं तो साफ कह देता हूँ, फाइल घर भेज देना। अब जिसे ज़रूरत होती है सारी फाइल तैयार करके घर लाता है। अरे 2 कप चाय ही तो पिलानी पड़ती है सालों को। घंटों बिठाता हूँ, तब जाकर हस्ताक्षर करता हूँ। खुशामद भी करते हैं, चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। वो भी खुश, हम भी खुश। समझ गए साहब, या खोल कर बताऊं। अब देखो ये जो कुरील है कैसा व्यक्ति है। वो खुद डीपीसी में नहीं जाता और सारी फाइलें घर मंगवाता है और घर में 2 कप चाय पिलाकर घंटों बिठवाता है उन्हें, तब जाकर उनमें हस्ताक्षर करता है। और ऐसे करने में उसे घूस मिलती है, कई चढ़ावा मिलता है। और देखिए डीपीसी में SC ST मेंबर्स को किस लिए रखा जाता है, ताकि देखा परखा जाए कि प्रमोशन लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको प्रमोशन ठीक तरीके से मिल भी रही है या नहीं, ये जानने परखने के लिए SC ST मेंबर्स को रखा जाता है। और यहाँ देखिए, यहाँ स्वयं वो अधिकारी घूस लेकर बिना रूल रेगुलेशन पढ़े फाइलों में साइन कर देता है। ये सुन बाकी दोनों मित्र अवाक रह जाते हैं। माहेश्वरी जी तो चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन शिवदत्त जो स्वयं दलित था यह सह न सका, बोल पड़ा, जब आप डीपीसी में जाते ही नहीं, फाइलें पढ़ते ही नहीं, टेक्निकल होने के नाते रूल रेगुलेशन की बैकग्राउंड है नहीं आपकी, फिर जिस समाज के हितों की रक्षा के लिए आपको प्रतिनिधि बनाया जाता है उसका इंटरेस्ट कैसे वॉच करते हो आप। किसके साथ अन्याय हो रहा है कैसे पता चलता है आपको। अब देखो शिवदत्त को इतना गुस्सा आता है, वो कहता है कि जब तुम डीपीसी में जाते नहीं, कोई रूल रेगुलेशन तुम्हें पता नहीं, तो तुम कैसे समाज के हितों की रक्षा कर सकोगे। जिस समाज के हितों की रक्षा के लिए तुमको प्रतिनिधि बनाया गया है उसका इंटरेस्ट कैसे तुम वॉच कर सकते हो भाई। किसके साथ न्याय हो रहा है किसके साथ अन्याय हो रहा है ये तुम्हें कैसे पता चलेगा जब तुम खुद डीपीसी जाते ही नहीं। अब देखो ये सुनकर विजय रंजन कुरील को गुस्सा आता है, कहता है फिर वही समाज। लगता है शिवदत्त जी आप आज बिल्कुल पीछा छोड़ने वाले नहीं। भाई साहब, मैंने एक एक को हड़का कर रखा हुआ है, कह रखा है कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो बख्शने वाला नहीं हूँ। हालांकि ये अग्रवाल बड़ा काइया आदमी है भाई साहब, वह जूते की नोक पर रखता है अपने कार्यालय में SC ST स्टाफ को, लेकिन मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसकी। जानता है ना 2 मिनट में टिल्लू फिट कर देगा कुरील। अब देखो विजय रंजन कुरील कहता है ये जो अग्रवाल है वो अपने दफ्तर में SC ST जो ऑफिसर्स हैं उनको अपने जूते की नोक पर रखता है, लेकिन वही अग्रवाल मेरे सामने एकदम दब्बू बना रहता है। क्यों? मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसकी। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं 2 मिनट में उसका टिल्लू फिट कर दूंगा। मतलब विजय रंजन कुरील जब जानता है कि अग्रवाल अपने दफ्तर में उसके समाज के दलित समाज के लोगों पर अत्याचार करता है, फिर भी उसी अग्रवाल से घूस लेकर बिना रूल रेगुलेशन देखे वो अग्रवाल द्वारा दिए गए फाइलों में साइन कर देता है। और वो बार बार यही कहता है कि समाज की चिंता मुझे क्यों करनी चाहिए, आखिर हमें स्टेटस का ध्यान रखना चाहिए। ये सड़क छाप बातें मुझे पसंद नहीं, मैंने क्या ठेका ले रखा है सबका। समझाइए यार, माहेश्वरी जी ने 40 से पहले ही सठिया रहे हैं। अरे व्यवस्था भी तो कोई चीज़ है, गड़बड़ करेंगे
तो सरकार नाक में दम कर देगी इन लोगों के। क्या उन्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है? और फिर बिहाइंड द बार भी हो जाता है आदमी इन कामों में। अब देखिए, विजय रंजन कुरील को ये तो पता है कि अगर प्रमोशन लिस्ट में कोई हेरा फेरी की तो अग्रवाल जैसे जो ऑफिसर हैं वो बिहाइंड द बार भी हो सकते हैं, जेल भी जा सकते हैं। इसलिए विजय रंजन कुरील सोचता है कि ये कोई गड़बड़ी करेंगे ही नहीं, और इसलिए उनके फाइल को बिना जांचे परखे ही वो साइन कर देता है। माहेश्वरी को ये सब बात सुनकर उबकाई सी आने लगती है। वो कहते हैं, अच्छा एक बात बताओ, आप अभी अभी व्यवस्था की बात कर रहे थे। व्यवस्था के तहत ही तो आपको दलितों का प्रतिनिधि बनाया गया है। आम तौर पर अब तक ब्राह्मणों पर यह आरोप लगता रहा है कि उन्होंने दलित समाज के साथ अन्याय किया है। सही गलत तो विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन आज अगर कहीं अन्याय होता है तो आप ही तो उसे सरकार के ध्यान में लाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तब आप भी तो उनके लिए ब्राह्मण ही हुए। शोषण कोई भी करे, फर्क क्या पड़ा? माहेश्वरी ने समझाया। अब देखो, तुम्हें क्यों रखा गया है विजय रंजन? तुम्हें सही गलत को परखने के लिए रखा गया है। तुम्हें ये देखने के लिए रखा गया है कि दलित समाज के साथ अन्याय हो रहा है या नहीं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप भी तो उनके लिए ब्राह्मण ही हुए। शोषण कोई भी करे, शोषण दलित दलित का करे, शोषण तो शोषण ही है। इसमें फ़र्क क्या है? अब शिवदत्त भी माहेश्वरी के साथ कह उठते हैं, फ़र्क तो खैर बहुत पड़ गया माहेश्वरी साहब। हम ब्राह्मणों या दूसरे सवर्णों की आलोचना और शिकायत कर लेते थे, उन्हें कोस लेते थे कि वे हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, ये हमारा भला नहीं चाहते, इसलिए हमें हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व चाहिए। अब चूंकि कुरील साहब भी दलित हैं, इन महाशय की शिकायत हम उस रूप में नहीं कर सकते। शिवदत्त की आवाज़ में दर्द था। अब शिवदत्त को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है कि उसका जो दलित मित्र है वो डीपीसी में नहीं जाता, वो घूस लेकर सिग्नेचर करता है, वो समाज के बारे में चिंतित नहीं है, उस पिछड़े वर्ग के समाज के बारे में चिंतित नहीं है जिसका भी योगदान रहा है उनके अफसर बनने में। अब शिवदत्त क्या कहता है कि पहले तो क्या था, ब्राह्मणों पर शिकायत की जा सकती थी, आलोचना की जा सकती थी कि भाई ये हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। इनको कोस लेते थे कि ये हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, ये हमारा भला नहीं चाहते। लेकिन अब क्या है कि हमारे प्रतिनिधि, हमारे दलित समाज का भाई ही हम पर ऐसा कर रहा है, अन्याय कर रहा है, हमारा शोषण कर रहा है, हमारे हित के बारे में नहीं सोच रहा है, तो अब कंप्लेंट किसके बारे में करें? हाँ, ये दलित ब्राह्मण हो गए, आम एससी एसटी को क्या फ़र्क पड़ा? माहेश्वरी साहब ने चुटकी। तो बातों ही बातों में माहेश्वरी जी ये कह गए कि विजय रंजन कुरील जो है वो तो दलित ब्राह्मण निकला। विजय रंजन को काफ़ी गुस्सा आता है। वो कहता है, तो श्रीमान जी, क्या मैं अपना काम छोड़कर 3-3 4-4 घंटे डीपीसी में ख़राब करता रहा करूं? यही काम रह गया है बस मुझे। झुंझलाते हुए वो कहता है विजय रंजन कुरील, तो क्या मैं 3-3 4-4 घंटे डीपीसी के रूल्स रेगुलेशन जांचता फिरूं? तो मत जाया करो डीपीसी में, यह कौन सी मैंडेटरी है? माहेश्वरी साहब ने तपाक से कहा। अब माहेश्वरी साहब भी रूल्स जानता था, वो भी एक दफ्तर में ऑफिसर है। तो वो कहता है, देखो तुम्हें डीपीसी में जाना पसंद नहीं है, रूल्स रेगुलेशंस पढ़ना तुम्हें पसंद नहीं है, तो मत जाओ। क्यों जाते हो डीपीसी में? कोई मैंडेटरी थोड़ी ही है, मतलब कि कोई कंपलसरी थोड़ी है कि तुम वहाँ जाओ। तो वो किसी और को बुला लेंगे, उन्हें भी क्या फ़र्क पड़ता है, मान लो, सो व्हाट, बुला लें। आप अन्याय के भागी क्यों बनते हैं? माहेश्वरी साहब ने बात बीच में ही काट दी। अब देखो, विजय रंजन कहता है मैं नहीं जाऊंगा तो किसी और को बुला लेंगे। तो माहेश्वरी कहते हैं, भाई बुला लें, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? आज आप सब क्या खाकर आए हैं जो मेरा कबाड़ा करने पर तुले हुए हैं? क्या बिगाड़ लिया मैंने आप लोगों का? अच्छी इज्जत मिल रही है, आप लोगों के कहने से उन्हें गवा दूं? आप सब भी क्या आदमी हो यार? अब देखिए, कुरील को गुस्सा आता है। दो मित्र जो हैं, मित्र ही कोस रहे हैं। तो वो कहता है, तुम लोग आज क्या खाकर आए हो यार, मेरा कबाड़ा करने पर तुले हो? क्या बिगाड़ दिया मैंने आप लोगों का? अब देखिए, शिवदत्त बोल उठा,
तो फिर मेहनत करो, अपनी सीट के प्रति जस्टिस करो। अब देखो, तुम्हें अगर डीपीसी में जाना है तो मेहनत करो, रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ो, अपने सीट के प्रति जस्टिस करो। जब तुम एक पद पर पहुंच गए हो तो उस पद के प्रति जस्टिस करो, अपने समाज के अन्य पिछड़े वर्ग के प्रति जस्टिस करो। वह सब आपसे सीखूंगा। अब विजय रंजन कहते हैं, अच्छा ये सब मैं आपसे सीखूं? यार शिवदत्त जी, मुझे सब पता है। आप खूब मेहनत करते हो, हमेशा FR SR की किताब हाथ में लिए 3-4 घंटे खराब करते हो, पूंछ उठा उठा कर देखते हो फाइल को। सब दफ्तर वाले परेशान हैं आपसे। जो एक बार बुला लेता है अगली बार दूर से ही नमस्ते कर लेता है, नाम तक नहीं लेता आपका। बाद में मेरे हस्ताक्षरों से ही पूरी होती है वे सारी डीपीसी, नहीं तो लटके रह जाएं तुम्हारे कारण बेचारे लोगों के प्रमोशन। अब विजय रंजन कहते हैं, देखो शिवदत्त जी, तुम्हारे बारे में तो बहुत सुन रखा है। तुम डीपीसी में जाते हो तो काफ़ी पूछताछ करते हो, काफ़ी इंक्वायरी करते हो, इतनी इंक्वायरी करते हो कि अगली बार दफ्तर वाले तुम्हें परेशान ही ना करें, तुम्हें बुलाने ही नहीं आते। इतने परेशान करते हो दफ्तर वालों को कि लोग तुम्हें बुलाने ही नहीं आएंगे, दूर से ही नमस्ते कर देते हैं, तुम्हारा नाम तक नहीं लेते। और बाद में क्या होता है, वे सारी फाइलें मेरे पास आती हैं, मैं उन पर हस्ताक्षर करता हूँ और तभी उनके प्रमोशन होता है, नहीं तो क्या है, लटके रह जाए बेचारे। अब शिवदत्त को इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है, कोई बुलाए या ना बुलाए, लेकिन मुझे संतोष है कि मैंने न किसी के साथ अन्याय किया और न होने दिया। अब शिवदत्त कहता है, देखो मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मुझे ये कोई कंपलसरी नहीं है कि कोई मुझे बुलाए, लेकिन मुझे इस बात में गर्व है कि मैंने कभी अन्याय नहीं होने दिया। अच्छा ठीक है यार, मैं सारी डीपीसी गलत कराता रहा हूँ, मुझे लग जाएगी फांसी। चलिए मैं दलित ब्राह्मण भी सही, जो आप कहो सो ठीक, बस अब बात ख़त्म करिए। अब विजय रंजन कुरील को गुस्सा आता है, चलो मान लिया मैं दलित ब्राह्मण हूँ, मान लिया मैं डीपीसी गलत करता रहा हूँ, मान लो मुझे फांसी लग जाए, चलो अब ये बहस यहीं ख़त्म कर दो। बात फांसी की नहीं है कुरील साहब, बात है दायित्व और न्याय की। काम तो आप दलित ब्राह्मण वाला ही कर रहे हो, बस अब चुप करिए, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। लेकिन फिर भी अब माहेश्वरी कहते हैं कि देखो भाई, जो भी हो, तुम कुछ भी कहो, तुम हमारे मित्र हो, लेकिन तुम जो काम कर रहे हो दलित ब्राह्मणों से कर रहे हो। अब चलो ये बात यहीं, बहस यहीं छोड़ देते हैं। छोड़िए साहब, मैं दायित्व और न्याय न्याय खूब समझता हूँ, लेकिन मेरे अकेले के समझने से क्या होता है, यह दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। आपको एक पुराना शेर सुनाता हूँ, किस किस को याद कीजिए, किसको रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढककर सोइए। इसके साथ ही कुरील साहब उठ खड़े हुए और माहेश्वरी और शिवदत्त साहब भी साथ उठे और परस्पर नमस्कार करते हुए तीनों अपने अपने घरों को चल दिए। अब देखिए, यहाँ 3 मित्र आपने देखा जो केंद्राचल के पार्क में मिलते हैं, जो तीनों सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, ऊंचे ऊंचे पद पर हैं। लेकिन उनमें एक जो दलित ऑफिसर है, वो खुद तो दलित है, एक पद पर पहुंच गया है, लेकिन समाज के प्रति कोई दायित्व नहीं मानता और वो डीपीसी में जाता भी नहीं, और बिना फाइल पढ़े ही, बिना रूल रेगुलेशन देखे ही उन पर हस्ताक्षर करता है और अग्रवाल से घूस लेता है और ये कामना करता है कि समाज उसके बारे में सोचे। वो क्यों समाज के बारे में सोचे? और दूसरा एक मित्र है गौरी शंकर माहेश्वरी, जो ऊंची जाति का है, ऊंचे ख्यालों का है। उसके खुद के घर में इस प्रकार की छुआछूत की बात नहीं होती है, यहाँ तक कि उसके पिता इस जाति भेद के खिलाफ थे। और गौरीशंकर माहेश्वरी एक ब्रांड नाम देते हैं विजय रंजन कुरील को, दलित ब्राह्मण, जो खुद दलित है लेकिन जो ब्राह्मणों सा व्यवहार करे। और एक शिवदत्त है जो बौद्ध है, वो भी दलित है। अब एक शिवदत्त है जो अपने समाज के प्रति अपना दायित्व अच्छी तरह समझता है, जो चाहता है कि जिस तरह वो आगे आया है उसके समाज के दूसरे पिछड़े लोग भी सामने आएं। और इसलिए जब भी वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटीज़ में जाता है
डीपीसी में जाता है तो खूब छानबीन करके रूल रेगुलेशन पढ़ कर जाता है, ताकि उस दफ्तर के किसी एससी एसटी कैंडिडेट के साथ अन्याय ना हो। और इसलिए क्या होता है, कोई दफ्तर वाले शिवदत्त को बुलाते ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है ये रूल रेगुलेशन जानता है और ये परख कर ही सिग्नेचर करेगा। और दूसरी तरफ विजय रंजन कुरील है, जो न्याय अन्याय खूब समझता है, लेकिन सोचता है कि उसके अकेले के समझने से क्या होता है, यह दुनिया ऐसी ही चलती रहेगी। वो यूं ही सोचता है। और तीनों मित्र उस दिन अपने अपने घर चले जाते हैं। इस घटना के लगभग 6 महीने बाद एक दिन कुरील साहब यथा समय पार्क में नहीं पहुंचते हैं। बाकी दोनों मित्र शिवदत्त और गौरीशंकर माहेश्वरी काफ़ी प्रतीक्षा करते हैं, और फिर उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अगर विजय रंजन कुरील को कोई और प्रोग्राम होता तो ये पहले से ही बता देते मित्रों को। तो इसलिए इनको डर था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गई हो, तो ये कुरील से मिलने कुरील के घर की ओर जाते हैं। क्योंकि शिवदत्त को एक बात का और डर था, क्योंकि ये जो विजय रंजन कुरील है पीते बहुत थे, जम के पीते थे, और फ्री मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाते थे, क्योंकि इस प्रकार के फाइल बिना देखे परखे साइन करते हैं तो बदले में बोतल भी मिलता ही होगा। तो इसलिए शिवदत्त को डर था कि कहीं ज़्यादा पीकर उनकी तबीयत कुछ खराब ना हो गए। तो दोनों मित्र शिवदत्त और गौरीशंकर माहेश्वरी अपने तीसरे मित्र विजय रंजन के समय पर ना पहुंचने पर, पार्क में ना पहुंचने पर, उसके घर की ओर चल पड़ते हैं। और कुरील साहब के घर की ओर जाते ही दोनों को रास्ते में कुरील साहब मिल जाते हैं। दोनों की जान में जान आई। माहेश्वरी साहब ने छेड़ते हुए पूछा, आज फिर कोई अग्रवाल आ गया था क्या? भाई आज तुम क्यों लेट हुए? क्या आज फिर कोई अग्रवाल आ गया? मजाक छोड़िए सर, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, इतना बड़ा अन्याय सर, उफ। कुरील साहब ने रुआंसे होकर कहा। अब कुरील काफ़ी परेशान था। वो कहता है, सर मजाक छोड़िए, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। अब दूसरे दोनों मित्रों को लगता है कहीं बच्चे कोई बीमार ना हो गए हों। वो पूछते हैं कि हमारे लायक सेवा हो तो जल्दी बताओ। हाँ, आप लोगों की मदद की ज़रूरत है सर। असल में आज हेडक्वार्टर से प्रमोशन लिस्ट आई है। ये देखिए लिस्ट। बुद्धि का दिवाला निकल गया है हेडक्वार्टर वालों का। मेरे जूनियर्स को प्रमोट कर दिया है और मेरा नाम गायब है। इतनी धांधलेबाजी चल रही है, हेरा फेरी की भी हद होती है सर। अब कुरील को इतना गुस्सा आता है, उसका खुद का प्रमोशन लिस्ट में उसका नाम नहीं है, उसके जूनियर्स के नाम आ गए हैं। ये सब क्या कह रहे हो तुम? अरे भाई, गलती भी तो हो सकती है, आप रिप्रेजेंट कीजिए, इसमें गुस्से की क्या बात है? अब माहेश्वरी ने ढांढस बंधाते हुए कहा कि देखो विजय रंजन, इसमें गुस्सा होने की कोई बात नहीं है, तुम रिप्रेजेंटेशन दो कि कहीं कुछ गलती हो गई है। लेकिन हमारे यहाँ के हेडक्वार्टर की डीपीसी में भी एससी एसटी का मेंबर भी तो होता है। वो घोंचू क्या कर रहा था, इसलिए गुस्सा आ रहा है मुझे। साले ने बिना फाइल स्टडी किए हस्ताक्षर कैसे कर दिए? इनका वश चले तो बेच डाले कौम को अपने स्वार्थ के लिए। हेडक्वार्टर को तो तलाश रहती है ऐसे लल्लुओं की। शिवदत्त साहब, आप मुझे रूल पोजीशन समझाइए। मैं कल ही रिप्रेजेंट करता हूँ, कोर्ट में भी जाऊँगा और एससी एसटी मेंबर के खिलाफ भी केस डालूँगा। मादर को नौकरी करना सिखा दूँगा। गुस्से में आग बबूला कुरील साहब बिना रुके बोले चले जा रहे थे। अब देखो विजय रंजन कुरील को इतना गुस्सा आता है, वो पूछता है कि अरे हमारे डिपार्टमेंट में एससी एसटी का मेंबर है, हमारे डिपार्टमेंट की जो प्रमोशन कमेटी है उसमें एससी एसटी का एक मेंबर तो आया ही होगा, वो क्या कर रहा था? उसने फाइल स्टडी क्यों नहीं की? उसने रूल रेगुलेशन पढ़ा क्यों नहीं? अब इसको इतना गुस्सा आता है कि वो कहता है कि मैं उस मेंबर के खिलाफ भी केस डालूंगा, उसको नौकरी से निकाल दूंगा। गुस्से में एकदम आग बबूला होकर कुरील कहता है। अब देखिए गौरीशंकर माहेश्वरी और शिवदत्त उसे शांत करते हुए कहते हैं, सुनो यार, देखते हैं तुम्हारा केस, अपने को भी सबक सिखाना पड़ता है। कुरील साहब धैर्य रखिए। अब देखिए वो उसे शांत करते हैं। हमने तो ये ही देखा जिंदगी में माहेश्वरी जी, कि अपना ही अपने को काटता है।
अब उसे इतना गुस्सा आ रहा है, अपना ही अपने को काटता है। देखो, ये विजय रंजन कुरील यही तो वो कर रहा था इतने सालों बोतल फ्री में लेकर, पैसे लेकर वो डीपीसी में साइन करके दे देता था। वो अपनों को ही तो काट रहा था। लेकिन आज जब प्रमोशन के लिस्ट में उसका नाम गायब पाता है, तब उसकी आंखें खुलती है। अब विजय रंजन को इतना गुस्सा आता है अपने एससी एसटी के भाइयों के प्रति। वो कहता है, इसलिए मुझे इन पर गुस्सा आता है और इसीलिए मैं इनसे दूरी बनाए रखता हूँ और न इनका कोई काम करता हूँ। अब तो बिल्कुल नहीं करूँगा, लेकिन मैं ऐसे नालायकों को ऐसे सस्ते में छोड़ने वाला नहीं हूँ। बस जरा हेडक्वार्टर से पता लगा लूँ पहले कि ये गद्दार समाजद्रोही था कौन। एकदम गुस्से में आकर विजय रंजन कुरील कहता है। इस पर माहेश्वरी साहब बीच में ही टोक कर कहते हैं, इसमें हेडक्वार्टर से पता करने की क्या बात है कुरील साहब, मैं आपको यहीं बता देता हूँ कौन था। अरे हाँ सर, आप तो दिल्ली भी रहे हैं, पास में ही आपका ऑफिस है। मैं तो भूल ही गया, मूड खराब है ना। हाँ, कौन हो सकता है सर, बताइए ज़रा। कुरील साहब काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं, काफ़ी क्यूरियस हो जाते हैं। और कौन होगा कुरील साहब, होगा कोई दलित ब्राह्मण। माहेश्वरी साहब के मुंह से यंत्रवत निकल गया। अब देखिए, जैसे विजय रंजन एक दलित ब्राह्मण है, वैसे ही कोई दलित ब्राह्मण होगा जिसने तुम्हारे डीपीसी में साइन किया होगा, जिसने बिना रूल रेगुलेशन पढ़े साइन किया होगा। सुनते ही कुरील साहब का चेहरा पीला पड़ गया। काटो तो खून नहीं, ठगे से खड़े रह गए, कुछ भी कहते न बन पड़ा। शिवदत्त जी ने कुरील साहब के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चलो कुरील साहब, घर चलो, निकालना ही होगा कोई ना कोई तरीका इन दलित ब्राह्मणों से निपटने का। इन दलित ब्राह्मणों से निपटने का कोई ना कोई तरीका निकालना ही होगा, क्योंकि जो समाज है दलित समाज, वो आज भी सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। और उस समाज के भाइयों को अगर आगे बढ़ना है तो इस प्रकार के दलित ब्राह्मणों से निपटना होगा। तो ये जो कहानी है दलित ब्राह्मण सत्य प्रकाश जी की, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो हमारे समाज की एक ऐसे घिनौने सत्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है, जहाँ बरसों से, जहाँ सदियों से ब्राह्मण अथवा उच्च जाति के लोग, सवर्ण, जो दलित भाइयों पर शोषण कर रहे थे, जो दलित भाइयों का शोषण कर रहे थे, वहीं आज स्वयं दलित विभाग के लोग ही अपने समाज के लोगों पर अन्याय कर रहे हैं, उनकी ज़रूरतों को अनदेखा कर रहे हैं, उनके सामाजिक स्थिति को बदलने में योगदान नहीं दे रहे हैं। तो ये थी सत्य प्रकाश जी की कहानी दलित ब्राह्मण।